नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी, गरीब और थकी हुई कह दिया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बताया। राहुल का कमेंट था कि एक ही बात को बार बार कहा गया। बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के भाषण पर जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ये अपमानजनक बातें कही, उस समय प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी साथ साथ थे। पूरा गांधी नेहरू खानदान एक साथ था। जैसे ही सोनिया गांधी का बयान आया तो बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के बयान को राष्ट्रपति के साथ साथ देश के दलितों, आदिवासियों और गरीबों का अपमान बताया। मोदी ने कहा कि शाही परिवार को दलितों और आदिवासियों से नफरत है। ये लोग देश की विकास की बात सुन ही नहीं सकते। मोदी ने कहा कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ये अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके बाद जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी, गिरिराज सिंह से लेकर संबित पात्रा तक बीजेपी के सभी नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। पहली बार राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी करके सोनिया गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। जब कांग्रेस पर चौतरफा हमले हुए तो प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई देने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस की सफाई कोई खास काम नहीं आई। बीजेपी ने दलितों, आदिवासियों के अपमान के इशू पर पूरे देश में अभियान का ऐलान कर दिया। सोनिया गांधी से माफी की मांग की। मैं आपको सोनिया गांधी का बयान सुनाऊंगा, उसके राजनीतिक असर के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि आखिर आज हुआ क्या। सोनिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी और थकी हुई क्यों कहा? असल में आज से पार्लियामेंट के बजट सेशन की शुरुआत हुई है। परंपरा के मुताबिक साल के पहले सत्र के दिन राष्ट्रपति पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं। इसलिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक तरीके से पार्लियामेंट हाउस पहुंची, दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग को एड्रेस किया। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने हिंदी में 59 मिनट का भाषण पढ़ा। प्रेसिडेंट के एड्रेस में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग और किसानों के लिए सरकार की तरफ से जो जो काम किए जा रहे हैं उनका जिक्र हुआ। दोनों सदनों के सांसदों ने बड़ी शांति से प्रेसिडेंट महोदय का भाषण सुना। प्रेसिडेंट एड्रेस खत्म होने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ सदन से बाहर निकले। पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर सोनिया, राहुल और प्रियंका से बात करने लगी। क्योंकि वह रिपोर्टर्स थे, न्यूज चैनल्स के कैमरे थे। ये देखकर राहुल ने सोनिया से सवालिया लहजे में पूछा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो क्या कहना चाहेंगी। इस पर सोनिया ने कहा, पुअर लेडी, राष्ट्रपति की स्पीच में हमेशा की तरह झूठे वादे किए गए, पुरानी बातें दोहराई गई। फिर राहुल ने पूछा, क्या वो कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगी? तब सोनिया ने कहा कि नहीं, लेकिन बेचारी राष्ट्रपति बहुत थक गई थी। इस पर राहुल ने कहा, भाषण बोरिंग था, वो एक ही बात को बार बार दोहरा रही थी। तब सोनिया ने कहा, आखिर में तो उनसे बोला तक नहीं जा रहा था, पुअर थिंग। सोनिया और राहुल के बीच ये सारी बातचीत अंग्रेजी में हुई। 19 सेकंड की वो पूरी बातचीत आपको सुना देता हूं। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for him. सोनिया और राहुल कैमरों के सामने बात कर रहे थे। किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछा। राहुल ने सवाल किया, जवाब में सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी और थकी हुई कहा। इसका मतलब यह है कि सोनिया तय करके आई थी कि क्या कहना है, किस अंदाज में कहना है। इसीलिए जैसे ही सोनिया और राहुल की बातचीत का वीडियो सामने आया तो बीजेपी के नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की। इसे संवैधानिक परंपरा का अपमान बताया, कांग्रेस के दलित और आदिवासी विरोधी चरित्र का सबूत बताया। जेपी नड्डा ने ट्विटर पर लिखा कि सोनिया और राहुल का बयान राष्ट्रपति का अपमान है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता इस भद्दे कमेंट की निंदा करता है, विरोध करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रैली में आज कांग्रेस पर तीखा हमला किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास की बात
सुन ही नहीं सकती। कांग्रेस के शाही परिवार को गरीब, दलितों और आदिवासियों से नफरत है। मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति को बेचारी कहकर कांग्रेस ने अपनी असलियत उजागर कर दी। कांग्रेस को एक आदिवासी महिला का देश के सर्वोच्च पद पर बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया, और हम समझे द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। लोगों को गाली देना, विदेशों में भारत को बदनाम करना और अर्बन नक्सलियों की बातें ये उनको ज्यादा अच्छे लगती है। आमतौर पर राष्ट्रपति की तरफ से किसी पॉलिटिकल मामले पर कमेंट नहीं किया जाता, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो कहा जाता है। आज ऐसी स्थिति थी। सोनिया गांधी के बयान पर राष्ट्रपति भवन ने अफसोस जताया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने जो कमेंट्स किए वो देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कांग्रेस के नेताओं के ये बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते क्योंकि नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति भाषण के अंत में थक गई थी और वो मुश्किल से बोल पा रही थी। राष्ट्रपति भवन के बयान में कहा गया कि कांग्रेस के नेताओं के इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। राष्ट्रपति महोदया मानती हैं कि समाज के सबसे कमजोर तबकों, महिलाओं और किसानों की आवाज बनकर बोलना कभी भी थकाने वाला नहीं हो सकता। राष्ट्रपति अपने भाषण में इन्हीं समुदायों की आवाज उठा रही थी। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यालय को लगता है कि नेताओं को हिंदी जैसी भारतीय भाषा में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों की जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्होंने गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के नेताओं का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। सीनियर नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। जब राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर की, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बयान की आलोचना की, तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई आई।
खरगे ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी सोनिया गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। राष्ट्रपति का अपमान तो खुद मोदी सरकार ने किया था। महामहिम को नए संसद भवन और राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। खरगे ने लिखा, देश की अर्थव्यवस्था की दुर्दशा को छिपाने के लिए बीजेपी सोनिया गांधी को बदनाम करने में जुट गई है। इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने भी खरगे की बात दोहराई। शाम होते होते प्रियंका गांधी सोनिया के बचाव में सामने आई। प्रियंका ने कहा कि सोनिया गांधी खुद एक बुजुर्ग महिला है, वो राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करती हैं, उनके अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्रियंका ने भी कहा कि मीडिया और बीजेपी सोनिया गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. बीजेपी माफी की मांगना चाहिए। हम बीजेपी माफी की मांग कर रहे हैं। अरे जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। अब चूंकि मीडिया को दोष दिया गया, ये कहा गया कि मीडिया ने सोनिया गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर सुनाया, तो मैं आपको एक बार फिर से सोनिया गांधी का बयान सुनवा देता हूं। 19 सेकंड की बात है, लेकिन आपको सब समझ आ जाएगा किसने क्या कहा और क्यों कहा। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak properly. भारत गणराज्य के राष्ट्रपति को पब्लिकली पुअर लेडी और पुअर थिंग कहना किसी को भी शोभा नहीं देता। द्रौपदी मुर्मू भारत के सर्वोच्च पद पर है। वो एक आदिवासी गरीब परिवार से आती हैं, बहुत सम्माननीय हैं। उन्हें बेचारी थकी हुई कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये एक परिवार के 3 लोगों के बीच हुई बातचीत के तौर पर सुनाई दी। ये कमेंट किसी रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं था। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे और सोनिया गांधी जवाब दे रही थी। इस परिवार के लोगों ने बरसों तक देश पर शासन किया है। वो राष्ट्रपति के पद की गरिमा को समझते हैं। सोनिया गांधी आमतौर पर नपे तुले शब्दों में बोलती हैं या खामोश रहती हैं। 2-1 बार को छोड़कर उन्होंने कभी इस तरह के लूज कमेंट नहीं किए, पर लगता है कि आज राहुल गांधी उनसे कुछ कहलवाना चाहते थे। राहुल गांधी को प्रेसिडेंट महोदया की स्पीच में मजा नहीं आया, वो उनको बोरिंग लगी, तो वो सरकार पर कमेंट करवाना चाहते थे, लेकिन भूल गए कि पार्लियामेंट में आज राष्ट्रपति महोदया ने सरकार का पक्ष रखा। राहुल गांधी इन्हीं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लेकर कई बार सरकार पर कटाक्ष करते रहे हैं। जब राष्ट्रपति महोदया को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं देखा गया, तो राहुल ने बार बार कहा कि वो एक आदिवासी महिला हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया, उनका अपमान किया गया। लेकिन आज जब उन्होंने और सोनिया गांधी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, तो असलियत सामने आ गई। वैसे आज नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर एक और बड़ा हमला किया। मोदी ने इशारों इशारों में तीखी बात कही। असल में आज के राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट पहुंचे, तो संसद भवन में घुसने से पहले उन्होंने परंपरागत तरीके से रिपोर्टर से बात की और कहा उनके 11 साल के कार्यकाल में ये पहला अवसर है जब संसद के सत्र की शुरुआत बिना किसी विदेशी चिंगारी के हो रही है। मोदी ने कहा यह पहला संसद का सत्र है जिसकी शुरुआत से उनकी सरकार के खिलाफ विदेश से कोई कैंपेन शुरू नहीं हुआ, कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, विदेशों से सरकार को नीचा दिखाने वाली कोई रिपोर्ट नहीं आई। मोदी ने कहा इससे पहले जब जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता था, तो 1-2 दिन पहले कोई रिपोर्ट आ जाती थी या कोई इल्जाम लग जाता था और विपक्ष के लोग उसी विदेशी एजेंडे में खुशी खुशी शामिल होकर हंगामा करते थे। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले
कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। पार्लियामेंट के पिछले 2 सेशन से एक दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं ने खूब हंगामा किया। मोदी का इशारा इसी तरफ था। कांग्रेस के नेता भी मोदी के इशारों को समझ गए, इसलिए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के असल मुद्दों पर बात नहीं करते। बीजेपी के सांसद जनता के इश्यूज पर चर्चा नहीं होने देते, इसीलिए प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इश्यूज है उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे। शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा मोदी नहीं चाहते कि विपक्ष जनता के मुद्दे उठाए, इसीलिए उन्होंने विरोधियों को भड़काने के लिए खुद चिंगारी लगाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष न भटकेगा न भड़केगा। मोदी को जनता के मुद्दों पर जवाब तो देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी संसद शुरू होने से पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को गढ़कर देश का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। वो हेट स्पीच यानी टॉन्ट मारना, पहले के सरकार को अलग से बात करना और ऐसी चीजें जो कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है और ये मैं समझता हूं वो उचका रहे हैं लोगों को। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा उसको लेकर सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट किया बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने। सिरसा ने राष्ट्रपति के भाषण पर सोनिया गांधी के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से जोड़ा। सिरसा ने कहा कि मोदी को सुबह अंदाजा नहीं था कि देश के भीतर भी विदेशी चिंगारी लग सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री सही कहा था कि विदेशी चिंगारी नहीं निकली, लेकिन उन्होंने ये नहीं कल्पना की होगी कि विदेशी चिंगारी निकलने में रह नहीं सकती। जिसकी मां भाषा ओडियन हो, वो हिंदी के अंदर आप लोगों को, पूरे देश को संबोधित कर रही हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं ये कह के कि बड़ी थकी हुई है, बड़ी बोरिंग है। ये बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। अहंकार है ये कि हमारे बनाए हुए ये सब गुलाम हैं, ऐसा उनको प्रतीक होता है, ऐसी उनकी सोच है। दुख इस बात का कि जो अल्फाज कहे गए, एक कह रहा है बड़ा बोरिंग था। बताइए, मूवी देखने गए थे क्या? देश की तरक्की की बातें सुननी बोरिंग होती हैं क्या? अमेरिका में जब तक जो बाइडेन की सरकार थी तब तक भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई, जॉर्ज सोरोस का धंधा मंदा हो गया है। हो सकता है ट्रंप ने सिस्टम में जो बदलाव किए हैं ये उसका असर हो। इसीलिए इस बार पार्लियामेंट के सेशन से पहले कोई विदेशी चिंगारी भारत में न पहुंची। लेकिन ये शांति सिर्फ आज के लिए है। कल बजट आएगा, इसके बाद फिर शोर शराबा शुरू होगा। निर्मला सीतारमण कल वित्त मंत्री के तौर पर 8वीं बार बजट पेश करेंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा, इसलिए इस बजट पर सबकी निगाहें हैं। सरकार महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठा सकती है, टैक्स स्लैब बढ़ेगा या नहीं, बजट के ऐलानों का आपकी जेब पर और आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा, इसे बड़े आसान शब्दों में सरलता से समझाने के लिए इंडिया टीवी के स्टूडियो में विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बजट की बारीकियां समझाएंगे। तो बजट पर इंडिया टीवी की स्पेशल कवरेज आप देख सकते हैं कल सुबह 9 बजे से। बढ़ेंगी खुशियां या कटेगी जेब, समझाएंगे एक एक पिंच। मोदी का बजट 1 फरवरी दिन भर सिर्फ इंडिया टीवी पर।
और अब बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज के महाकुंभ में अब एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर अखाड़ों के बीच जंग छिड़ गई है। महाकुंभ में फॉर्मर फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बना दिया। लेकिन आज खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने कहा कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना अखाड़े के नियमों के खिलाफ है। ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह का इल्जाम है, इसलिए उन्हें न तो अखाड़े में शामिल करना चाहिए और न ही महामंडलेश्वर की उपाधि देनी चाहिए। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाकर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने नियमों को तोड़ा है। ऋषि अजय दास ने कहा कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक होने के नाते उन्होंने लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है और ममता कुलकर्णी को भी अखाड़े से बाहर कर दिया है। 13 अक्टूबर 2015 को मेरे द्वारा मेरे आश्रम अध्यात्म वाटिका उज्जैन में जो है किन्नर अखाड़े का गठन किया गया था, वहां ध्वजारोपण किया गया था। मैंने बनाया था धर्म प्रचार के लिए कि गौशालाएं चलाए, वृद्धाश्रम चलाए, कोई धार्मिक कर्मकांड करे और साथ ही किन्नर समाज का उत्थान करे। लेकिन इन लोगों ने जो है ये सारी प्रक्रिया छोड़ करके जो है उद्देश्य से भटक गए और भटक करके इन लोगों ने जो है ममता कुलकर्णी जैसी देशद्रोह से लिप्त देशद्रोह की आरोपी को इन्होंने शीघ्र ही आते ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दिया। तब जब अति हो गई तब मुझे जो है इनको हटाने की जो है प्रक्रिया करना पड़ रहा है। इसमें जो है आचार्य महामंडलेश्वर और ममता कुलकर्णी दोनों को ही जो है इस पद से जो है हाथ धोना पड़ेगा। ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कि कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए और उसके पश्चात जो है 3 साल तक जो है मौन होकर के बैठा जाए, किसी प्रकार का धार्मिक प्रचार प्रसार न किया जाए। असल में बात एक हफ्ते पहले की है। महाकुंभ में ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में शामिल किया गया था। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी स्वयं ममता कुलकर्णी को लेकर संगम पहुंची थी। ममता कुलकर्णी ने संगम में स्नान के बाद पिंडदान किया, फिर पट्टाभिषेक की प्रक्रिया हुई और इसके बाद जूना अखाड़े के बड़े संतों और किन्नर अखाड़े के संतों की उपस्थिति में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर नियुक्त किया। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी का नया नाम यमाई ममता नंदगिरी रखा गया। लेकिन आज ऋषि अजय दास ने लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को ही पद से हटाने का ऐलान कर दिया। इस पर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने काउंटर अटैक किया। उन्होंने कहा अजय दास का किन्नर अखाड़े से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें 2016 में ही अखाड़े से निकाल दिया गया था। किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े ने मान्यता दी है। किन्नर अखाड़े और जूना अखाड़े के सारे साधु संत उनके साथ हैं, इसलिए अजय दास क्या कहते हैं क्या करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वो होते कौन है हमें मुक्त करने वाले? जिस किन्नर समाज ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर चुना वो आज भी मेरे साथ है। वो किसी दूसरे बाबा के छावनी में बैठ के अगर वो संस्थापक होते तो किन्नर अखाड़े में होते। तो आज वो कहाँ पे हैं? वो पहले जब ऋषि अजय दास थे, एक जमाना था वो लव गुरु बने थे, उनका मुंह काला किया गया था, उनको चप्पलों का हार पहनाया था। 2016 का कुंभ का सारा पैसा किन्नर अखाड़े का लेके ऋषि अजय दास भाग गए। इनके कुकर्मों के वजह से हमने इनसे नाता तोड़ लिया था और हम जूना अखाड़े के साथ अनुबंध पूरे अखाड़े ने किया, पूरे बाकायदा तरीके से किया, होशो हवास में किया। ये कौन होता है? कल के दिन कोई भी उठ के आया जिसका कुछ वजूद अखाड़े में नहीं है, वो कौन सा? और वो बैरागी है, हम सन्यासी है और हम तो लीगल एक्शन लेंगे, हम मानहानि का दावा करेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। वी विल टेक द पर्सन टू द कोर्ट। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी फिलहाल किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर हैं। किन्नर अखाड़े की सर्वे सर्वा हैं। उन्हें अखाड़े में शामिल सभी साधु संतों का सपोर्ट है। जिस जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़े का विलय हुआ था वो भी उनके साथ है। इसके अलावा सभी 13 अखाड़ों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद भी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के साथ खड़ी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने आज कहा कि अजय दास का नाम का ये व्यक्ति फर्जी बाबा है जो लालच के चक्कर में आया है। उसके दावे की कोई अहमियत नहीं है। रही बात ममता कुलकर्णी की, उन्हें महामंडलेश्वर बनाने की, तो उसमें कुछ गलत नहीं है।
हमने आज तक कभी अजय ऋषिदास का नाम नहीं सुना है और पहली बार ये व्यक्ति चर्चा में आया हुआ है। और हमने जो मान्यता दी है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को मान्यता दी है। हमारे समस्त अखाड़े लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ है, उसके साथ जितने साधु संत हैं उनके साथ है, जितने भी किन्नर संत बने हैं सब उनके साथ है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हमारी बहुत अच्छी आचार्य महामंडलेश्वर है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। और हम अजय दास को नहीं जानते हैं। मैं समझता हूँ ये अजय दास जो है कोई फर्जी व्यक्ति है। मैं ये कहना चाहूँगा, भाई ममता जी ने क्या बिगाड़ा, हमारा क्या बिगाड़ा, किसका क्या बिगाड़ा। जो आरोप उस पर लगाए गए थे वो निराधार है। और आपने देखा होगा इस समय हमारे समाज में कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है और FIR कोई भी करा सकता है, परंतु कोई प्रूव तो हुआ नहीं। तो इसलिए मैं चाहूँगा, और बाद में रही ठीक है वो फिल्म स्टार थी, हीरोइन थी, अच्छी बात है। असल में ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े के 2 राइवल गुटों के बीच क्रॉस फायरिंग का शिकार बन गई। जब से उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है, राइवल ग्रुप्स इनके ऊपर आपत्ति उठाते रहे हैं। किन्नर अखाड़े के अलावा अन्य साधु संतों ने भी प्रश्न उठाए थे। जैसे स्वामी रामदेव ने कहा, आजकल कोई भी किसी की भी मुंडी उठाकर उसे महामंडलेश्वर बना देता है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, वो तो खुद भी अब तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए। तो मैंने ये सारे सवाल आज ही ममता कुलकर्णी के सामने रखे। असल में आपकी अदालत में फिल्म स्टार से सन्यासी बनी ममता कुलकर्णी आज मेरी मेहमान है। बाबा बागेश्वर पर उन्होंने जो कमेंट किया था उसका एक अंश आपको मैं सुनवा देता हूं। बाबा बागेश्वर, उनके साथ तो हनुमान जी हैं। देखिए बागेश्वर बाबा ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए तपस्या चाहिए होती है 50-50 साल की। उन्होंने कहा मैं ही अभी तक नहीं बन पाया, ये कैसे बन गई? वो क्या है, वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है। जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है। और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो है हनुमान जी। उनका मुझे ये 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरे साथ उनका रहना हो गया। मैं तो उनके गुरु जो है रामभद्राचार्य जो है, मैं सिर्फ उनको धीरेन्द्र शास्त्री को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु, उनके पास दिव्य दृष्टि है, उनको पूछिए कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाएं। किन्नर अखाड़े की एक और महामंडलेश्वर हिमांगी ने भी ममता कुलकर्णी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आजकल 10-10 करोड़ लेकर महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। मैंने इस पर भी ममता कुलकर्णी से सफाई मांगी, उसकी एक झलक आपको अभी दिखा देता हूं। आपके सारे ज्ञान को जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वहां एक महामंडलेश्वर हैं हिमांगी जी, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये महामंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने। आपको मालूम नहीं मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे जीवन में रह रही हूँ। ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे। मैंने काफ़ी त्याग किया है, काफ़ी चीज़ का। मेरे अभी बैंक अकाउंट सीज है, मेरे सब सीज है। आपकी अदालत में आज मैंने ममता कुलकर्णी से पूछा क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं, क्या उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, क्या वो मंत्र जानती हैं, और अगर हैं तो उन्हें इसके सबूत देने चाहिए। आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी ने वाकई में अपने अध्यात्म और अध्ययन के प्रमाण प्रस्तुत किए, मंत्रोच्चार किया और सनातन के बारे में अपने विचार भी रखे। ममता कुलकर्णी का दावा है कि मां मंडलेश्वर बनने से पहले उन्होंने कड़ी तपस्या की और किन्नर अखाड़े की आचार्य डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के इंसिस्ट करने पर ही उन्होंने ये पद स्वीकार किया। आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी ने अभिनेत्री से सन्यासी बनने की यात्रा को लेकर बहुत सारे रहस्यों का पर्दाफाश किया। ये पूरा मुकदमा आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। अब मैं आपको महाकुंभ की आज की तस्वीरें दिखाता हूं। महाकुंभ में अब स्थिति सामान्य है। संगम के आसपास बने घाटों पर भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या मौनी अमावस्या के मुकाबले कम हो गई है। लेकिन आज भी 1 करोड़ 82 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई।
मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में पहुंचे ज्यादातर श्रद्धालु लौट चुके हैं। जो लोग अब महाकुंभ में पहुंच रहे हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। न ट्रैफिक की समस्या है, न किसी तरह की अफरा तफरी है, न भक्तों को डुबकी लगाने में दिक्कत हो रही है। लोग आराम से संगम की तरफ जा रहे हैं और स्नान करके आ रहे हैं। सभी पॉन्टून ब्रिज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आने और जाने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अब पॉन्टून ब्रिजेस पर भी श्रद्धालुओं की संख्या कम है, भीड़ नहीं दिखाई देती। संगम में डुबकी लगाकर लौट रहे ज्यादातर लोगों ने कहा पहले तो उनके मन में डर था, आशंका थी, लेकिन जब यहां पहुंचे तो सुकून मिला, क्योंकि अब व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो गई हैं। प्रयागराज में तो भक्तों की भीड़ कम हो गई है, लेकिन अयोध्या, काशी, विंध्याचल और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरों में अभी भी पब्लिक का प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने के बाद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु रामलला के दर्शन करे अयोध्या पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने काशी जा रहे हैं। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ का फोकस इस बात पर भी है कि अयोध्या और काशी में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, सबको रामलला के दर्शन भी हो जाएं और कोई बुरी खबर भी ना आए। इसलिए योगी आदित्यनाथ हालात का जायजा लेने आज अयोध्या गए। उन्होंने हेलीकॉप्टर से अयोध्या में राम जन्मभूमि के आसपास के पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि वहां किसी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि अयोध्या में भक्तों की भीड़ ज्यादा है। अगर योगी अयोध्या में जाते तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के कारण श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ एरियल सर्वे किया और अफसरों को जरूरी निर्देश देने के बाद लखनऊ लौट आए। योगी आदित्यनाथ ने दिन रात मेहनत करके जिस तरह सिर्फ 24 घंटे में प्रयागराज की सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया, करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस भेजा और आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं होने दी, ये बड़ी बात है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। 2 दिन बाद बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर भी करोड़ों भक्त संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। शुभ मुहूर्त है, इसलिए प्रशासन को सतर्क रहना होगा। जो लोग महाकुंभ में जाना चाहते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरूर जाएं, लेकिन जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से उनका पालन करें, जिससे आपका संकल्प भी पूरा हो और आप सुरक्षित भी रहें। अब बात करते हैं राजनीति की और दिल्ली के चुनाव की। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नितिन गडकरी, नायब सिंह सैनी, पुष्कर धामी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां हुई। द्वारका में नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया। मोदी ने कहा दिल्ली को घालमेल वाली सरकार नहीं बल्कि तालमेल वाली सरकार चाहिए। मोदी ने कहा कि जो लोग दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करके सरकार में आए उन्होंने तो दिल्ली को कूड़ाघर बना दिया, इसलिए अब आपदा से मुक्त करने का वक्त आ गया है। मोदी ने कहा कि दिल्ली की आपदा सरकार ने सिर्फ लड़ाई झगड़े में 10 साल गुजार दिए। आपदा ने दिल्ली को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया, करप्शन के पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए किया, लेकिन अब दिल्ली में लूट और झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। मोदी ने कहा अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें अब लूट का माल लौटाना पड़ेगा। आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी और बर्बाद होती जाएगी। दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। हमें मिलकर दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का
एटीएम बना दिया है। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है। दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। जब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इन्हें पैसा चाहिए होता है, ये दिल्ली के लोगों की जेब में डाका डालना शुरू कर देते हैं। दिल्ली के लोगों को अब सावधान होने में देर नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना जल्दी इससे मुक्ति पा लीजिए। और मैं आज एक बार फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। इसके बाद मोदी ने यमुना के पानी में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोप की बात की। मोदी ने कहा कि आपदा वालों ने 10 साल तक जनता के पैसे का इस्तेमाल अपना चेहरा चमकाने में किया और जनता की नाराजगी देखकर सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया। मोदी ने कहा आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर दिल्ली के लोगों को जहर देने का इल्जाम लगाया। उनके इस झूठ का पर्दाफाश हो गया है, लेकिन अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वोटिंग से पहले आपदा वाले कोई भी अफवाह फैला सकते हैं। आज दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवर नहीं बन पाए हैं, पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची, अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं बने। इन समस्याओं का एक ही कारण है, वो है आपदा पार्टी वालों की बदनीयत। ये टीवी पर, अखबारों में, सड़कों के किनारे अपने चेहरे चमकाने के लिए पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं। मान लो अगर दिल्ली का बजट 100 रुपये का है, तो ये सिर्फ 20 रुपये ही विकास के काम पर खर्च करते हैं। ये जनता के पैसों को जनता पर खर्च नहीं कर रहे, विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं। जिनके खुद के शीश महल होते हैं, वो गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास के 2 BHK की चिंता नहीं करते। जनता का आक्रोश देखकर इन आपदा वालों ने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया है। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाली धरती के लोगों पर आपदा वालों ने ऐसा घिनौना आरोप लगाया है। इतनी जहरीली राजनीति देश तक कभी नहीं देखी। आपदा वालों को लाज शर्म कुछ भी नहीं है। मैं तो दिल्ली वालों से आग्रह करूंगा कि आप सतर्क रहें। ये वोटिंग से पहले अपने झूठ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन केजरीवाल आज भी यमुना के जहरीले पानी के इशू पर अपनी बात पर अड़े रहे। कैंपेन पर निकलने से पहले केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, क्योंकि आज सुबह 11 बजे तक उन्हें इलेक्शन कमीशन के आरोपों का जवाब देना था। लिखित जवाब भेजने के बजाय केजरीवाल अपॉइंटमेंट लिए बगैर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचे। चुनाव आयोग ने भी उन्हें मिलने का वक्त दे दिया, लेकिन केजरीवाल के जवाब में कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने आज फिर कहा कि यमुना के पानी में अचानक अमोनिया का लेवल बढ़ गया। जल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कह दी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में यमुना का पानी हरियाणा से आता है, इसलिए उन्होंने
हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, जैसे उन्होंने ये मुद्दा पब्लिक के सामने रखा तो यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल कम हो गया। इसका मतलब है जानबूझकर साजिश की गई थी और इससे फायदा बीजेपी को ही मिलता, इसलिए बीजेपी के अलावा ये काम और कौन करेगा। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से कहा कि इस मामले में गलती हरियाणा के मुख्यमंत्री की है, इसलिए नायब सिंह सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने केजरीवाल की बात सुनी और पूरी जांच के बाद फैसला करने का भरोसा दिया। इसके बाद केजरीवाल फिर सामने आए। उन्होंने कहा, अब दिल्ली वालों को चिंता की जरूरत नहीं है। यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल आज 2.1 ppm पर आ गया है। केजरीवाल ने दावा किया, उन्होंने बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया, वरना बीजेपी वालों ने तो दिल्ली वालों को बीमार करने की पूरी साजिश रच डाली थी। दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फिलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते, केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से। बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये बहुत गंदी और गहरी साजिश रची गई थी। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले राजनीति में नए हैं, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी पुराने हैं। पिछले 10 साल तो केजरीवाल ने मुफ्त की योजनाओं के जरिए जनता का सपोर्ट हासिल किया, लेकिन इस बार उनका यह फॉर्मूला बाकी पार्टियों ने भी अपना लिया। इसलिए केजरीवाल ने एक नई चाल चली। क्योंकि इस बार बीजेपी के नेता केजरीवाल से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। यमुना की सफाई, पीने का साफ पानी, सीवर और सड़क जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो केजरीवाल ने बीजेपी पर ही यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। लेकिन बीजेपी ने इसका करारा जवाब दिया, बाजी पलट दी। तो भी केजरीवाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को मात दे चुके हैं। बीजेपी हर बार लोकसभा की 7 सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत जाती है, लेकिन विधानसभा में उसकी हार होती है। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के सामने बड़ी प्रॉब्लम एक चेहरे की है। बीजेपी के पास केजरीवाल के मुकाबले कोई ऐसा नेता नहीं है और केजरीवाल इसका फायदा उठाते हैं। आज दिल्ली के चुनाव में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई। प्रियंका ने आज कांग्रेस उम्मीदवार के सपोर्ट में नांगलोई जाट, ये वो इलाका है जहां पर उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद वो मुस्तफाबाद पहुंची और इस सीट से ओवैसी की पार्टी ने ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन मुस्तफाबाद की रैली में प्रियंका ने ओवैसी की बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों पर बराबर के हमले किए। प्रियंका ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी और केजरीवाल जनता को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। चुनाव आते ही तरह तरह की स्कीम्स का ऐलान करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। प्रियंका ने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों का चरित्र एक जैसा है। दोनों अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। आज आम आदमी के नेता क्या कह रहे हैं? मोदी जी के राजमहल की बात कर रहे हैं। और आज भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी के शीश महल की बात कर रहे हैं। किसने कितना पैसा खाया? किसने कितना बड़ा महल बनाया? आपके टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं और दिख क्या रहा है आपको? शीश महल, राजमहल, अडानी जी, अंबानी जी। केजरीवाल जी को जब आप लाए थे तो आपको याद होगा किन परिस्थितियों में ये आम आदमी पार्टी बनी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार करके। और आज इनमें और मोदी जी में क्या फर्क है? कहीं शीश महल, कहीं राजमहल। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से सब गलत हो रहा है। केजरीवाल जी मोदी जी को दोष देते हैं। एक तरफ मोदी जी को नेहरू जी मिल गए, दूसरी तरफ केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए। काम कौन कर रहा है? ये तो कायर हैं, ये तो कायर हैं।
दोनों समान हैं, भ्रष्ट हैं, कायर हैं। ये पहले अपने लिए करेंगे, उसके बाद जनता के बारे में सोचेंगे। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस थोड़ी देर से एक्शन में आई। कुछ दिन तक तो कंफ्यूजन रहा कि राहुल और प्रियंका वाकई में केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतरना भी चाहते हैं या नहीं। लेकिन पिछले 3 दिन से राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने कैंपेन में उतरकर बात पूरी कर दी। लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के इस कैंपेन को गंभीरता से नहीं लिया है। वो मानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है, लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। लेकिन दिल्ली में चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस आम आदमी पार्टी से टकराई है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, उससे यह तो साफ हो गया कि अब इंडिया अलायंस का कोई वजूद नहीं बचा। चलते चलते आपको एक बार फिर बता दूं कि आपकी अदालत में इस बार मेरी मेहमान हैं अपने जमाने की सुपर हिट अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी 24 साल गायब रहने के बाद कुछ दिन पहले महाकुंभ में सरफेस हुई, जहां उनका एक नया रूप दिखाई दिया। वो सन्यासी के किरदार में नजर आई। ममता कुलकर्णी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की चमक धमक को छोड़कर अचानक गायब हो गई थी। उन्होंने ग्लैमर की लाइफ छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला क्यों किया, इसकी असली कहानी आप जान सकेंगे आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में। आपको खूबसूरती पर गुमान है। आपने कहा रेखा और श्रीदेवी ये कॉस्मेटिक ब्यूटी है, असली ब्यूटी तो मैं हूं। आप पहली तपस्वी होंगी जो दुबई में शेख जायद रोड में एक फ्लैट में तपस्या कर रही है। जब आप फिल्मों में थी तो भी ध्यान करती थी, नवरात्र व्रत रखती थी, शाम को ताज में जाके 2 पैक स्कॉच लगानी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे।